गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? मैं तुम लोगों को वो बता रहा था ना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एडी करंट था उसका मैंने मैंने बता रहा था एडवांटेज। तो मैंने दो बताए थे कि एक तो इलेक्ट्रिक ब्रेक में काम आता है वो ट्रेन को रोकने के लिए, क्योंकि ट्रेन बहुत भारी होती है, उसके लिए नॉर्मल ब्रेक जो होता है सुटेबल नहीं होता है, वो फ्रिक्शन से पूरा घस जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, बाकी लोग कहाँ पे यार, अब सो रहे क्या संडे को? चलो, हम आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि मैंने दो बताए थे, इलेक्ट्रिक ब्रेक बताया था और मैंने बताया था उसके बाद एक अ, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस का बताया था। तीसरा चल रहा था डेड बीट इन गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर समझना इस चीज को, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। मैंने क्या कि कॉयल ले लिया ऐसे करके, ठीक है। सिंपल सा कॉयल है, मेटल का बना हुआ है, एल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, कोई भी मेटल ले लो, और एक सीधा सा कॉयल है। मैंने इसको क्या किया, ऐसा करके हैंग कर दिया, और मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया। भूल जाओ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है सब भूल जाओ। खाली सोचो मैंने कॉइल लगा दी, ऊपर से स्प्रिंग लगा दिया, और मैंने क्या किया, इसको ऐसा हल्का सा मोड़ा और छोड़ दिया। जब छोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा ना। जैसे कि एक ब्लॉक को स्प्रिंग से बांधते तो ब्लॉक आगे पीछे ऑसिलेट करता है, ये क्या करेगा, घूमेगा, ये इधर जाएगा थोड़ा सा, फिर इधर आएगा, ऐसे घूमता रहेगा दो दो रेंज के बीच में। जब ये घूमेगा, अगर मैग्नेट नहीं होता तब ये क्या करता है, ये ऑसिलेट करता रहता है और काफी देर तक ये ऑसिलेट करता है। लेकिन मैग्नेट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल का वो चेंज करेगा। अगर ये एंगल चेंज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। कॉइल में अगर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर करंट का ऐसा फ्लो होगा कि वो उस फ्लक्स को चेंज नहीं होने दे। तो उसकी वजह से इस कॉइल में क्या होगा, एडी करंट पैदा होगा, और वो एडी करंट कुछ इस तरह से पैदा होगा कि वो इसके मोशन को अपोज करे, है ना। क्या कहते हैं, इसके मोशन को वो, मतलब करंट अगर ऐसा है, ठीक है, क्लॉकवाइज फ्लो करे या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे इन सच ए वे कि ये क्या करे, इसके मोशन को अपोज करे। अब मोशन को अपोज करने के लिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, स्लो डाउन कर जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, तुम याद करो, अगर मैग्नेट ऐसे थे नॉर्थ और साउथ, और हमने अगर ऐसे करके रखा था, ठीक है, तो क्या होता था कि इसके सामने नॉर्थ बनता था, इसके सामने साउथ बनता था, ताकि इसको अंदर आने से रोके, अपोज करे। इन द सेम वे यहाँ पर भी करंट ऐसा फ्लो करेगा इस तरह से कि उसको ये साउथ पोल रिपेल करके रोके, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करके रोके। इस तरह से करंट फ्लो करेगा, ऐसा इसमें डायरेक्शन बनेगा करंट का। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो 5 ऑसिलेशन करके ऐसे करके गोल-गोल घूमता ना, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, 5 बार करता है 1 सेकंड में, ये मुश्किल से 1 या 2 बार करेगा 1 सेकंड में और रुक जाए। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? चलो, अब यही कांसेप्ट बिल्कुल से सेम टू सेम कांसेप्ट यूज़ होता है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि जब हम लोग करंट पास करवाते हैं ना, तो काँटा जो होता है वो 0 से चला जाता है, मान लो 1 एम्पीयर, ठीक है? जैसे हमने करंट को फ्लो करवाना बंद करवाया, ये 1 एम्पीयर से कहाँ पे आ जाएगा, 0 एम्पीयर पे, ठीक है? अगर 1 एम्पीयर से अगर 0 एम्पीयर पे अगर आ जाएगा,
तो यहाँ पे आकर के इसको रुक जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन क्या होता है चूँकि थोड़ा-सा म उस जैसे ये कॉइल नहीं रुकता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है ये भी नहीं रुकता, ये थोड़ा-सा क्या ऑसिलेट करता रहेगा। जैसे हमने इसको मूव करवा कर के छोड़ा, ठीक है? तो ये क्या ऑसिलेट करेगा। वैसे जैसे इसको हमने यहाँ से छोड़ा, काँटा यहाँ पे आएगा, थोड़ा इधर जाएगा, फिर थोड़ा इधर आएगा। ऐसे क्यों ऑसिलेट करता है 0 के आस-पास। हमें लगता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है 0 डिफ्लेक्शन 0 एम्पीयर करंट दिखाता है, लेकिन हम कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, क्यों? कभी हमको दिखेगा ये पॉइंट 0.2 एम्पीयर पे दिख रहा है, हमको लगेगा अरे करंट तो फ्लो कर रहा है अभी भी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये ऑसिलेट करे, तुरंत रेस्ट में आ जाए ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो उस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये ऐसे करके सॉफ्ट आयरन जो यूज़ करते हैं और जो कॉपर वायर यूज़ करते हैं, कॉपर वायर को हम लोग क्या करते हैं, वुंड कर देते हैं ओवर एल्यूमीनियम फ्रेम। ये एल्यूमीनियम फ्रेम ये जो यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, बिल्कुल से यही रोल ये यहाँ पर भी प्ले करता है। और जो 0 पे आने के बाद जो काँटा इधर-उधर हिलता रहता है कुछ समय के लिए, वो तुरंत क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं डेड बीट, मतलब वो बीट होती है, जो मोशन होता है वो डेड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। क्लियर हो गई बात सबको? और उसको हम लोग किसका बनाते हैं? एल्यूमीनियम का बनाते हैं। एल्यूमीनियम में एडी करंट भी बन जाती है, अच्छी बात ये है। और दूसरी बात एल्यूमीनियम जो होता है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से उसका कोई मोशन भी नहीं होता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो मोशन होता है वो ओनली बिकॉज़ ऑफ कॉपर कॉइल होता है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि बाहर हम कोई अगर आयरन लगा देते तो वो आयरन क्या करता है मैग्नेट इसके आयरन के मोशन पे फ़र्क लाता, तो हमारे प्रॉब्लम होती फिर हमको, क्योंकि एक तो करंट लगा रहा है टॉर्क, ऊपर से मैग्नेट भी लगाएगा फ्रेम के ऊपर टॉर्क, तो फिर डबल टॉर्क लग जाएगा। हमारा कैलकुलेशन खाली आयरन कॉपर कॉइल का होता है। तो इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं एल्यूमीनियम लगाते हैं ताकि मैग्नेट उसको अफेक्ट भी ना करे और वो रेस्ट पे भी आ जाए। ठीक है? बिकॉज़ ऑफ एडी करंट। बात इतनी सबको क्लियर हो गई? तो इसको नोट कर जाना है। इन गैल्वेनोमीटर कॉपर वायर इज़ wound ऑन एल्यूमीनियम फ्रेम। उसका रीज़न क्या होता है? इज़ डायमैग्नेटिक डाय नहीं लिखी, नॉन मैग्नेटिक डाय अलग हो जाता है। नॉन मैग्नेटिक एंड व्हेन एडी करंट इज़ प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन brings it to rest instantly as current is used। ठीक है? इसको नोट कर नोट कर दो इसको। एक चीज़ मैं इसको नोट करके डायग्राम में हटा रहा हूँ। फैराडे का लॉ जो है ना, एक और तरह से डिफाइन हो सकता है। कैसे देखो कि किताबों में ना कभी-कभी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये लैंग्वेज भी यूज़ होती है ये सब रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या लैंग्वेज है देखो वो।
अगर सीधी सी बात है, मान लो एक कॉइल है, इसके पास मैग्नेट को लेकर के आते हैं, तो ये कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा। ये करंट ऐसा फ्लो करेगा कि इस नॉर्थ पोल को अपोज करे, है ना? तो नॉर्थ पोल को अपोज करे तो ये करंट कैसा है, नॉर्थ फ्लो करवाएगा। अगर मान लो मैग्नेट स्टेशनरी होता, मैं कॉइल को लेकर के आता, तो क्या होता कि ये नॉर्थ पोल को यहाँ से पास लेके आता तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता, तो भी ये रिपेल करता। अगर सोचो कॉइल है, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, मैं यहाँ नॉर्थ पोल है, मैं मैग्नेट को इसके पास लेके आता हूँ 10 की स्पीड से, और ये कॉइल भी दूर जाता है 10 की स्पीड से। इनके बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन है ही नहीं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों साथ-साथ मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये इसको अपोज़ करेगा ही नहीं। कि मैग्नेटिक ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कहाँ? तो ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं, थोड़ा अगर हम भाषा यूज़ करते हैं वेलोसिटी की, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट इस तरह से होता है कॉइल में कि वो रिलेटिव मोशन अपोज़ करता है मैग्नेट का और कॉइल का। ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी लैंग्वेज सही है। किताबों में देखोगे ऐसा लिखा रहता है, ठीक है? तो हम ऐसा लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं कि पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा बोल सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ induced EMF in a coil is such that it opposes, ठीक जैसे फ्रिक्शन में कैसा था, रिलेटिव मोशन अपोज करता था ना, तो अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड सोर्स ऑफ फील्ड, मतलब मैग्नेट हो गया। ये भी डेफिनेशन सही बैठती है, अगर तुम इसको इससे एक्सप्लेन करना चाहो तो भी कर सकते हो। भाई यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेट तो स्टेशनरी है, ये कॉइल मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। तो इंड्यूस करंट ऐसा है कि रिलेटिव मोशन अपोज करे, रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए इसको रुकना पड़ेगा, इसलिए रुक जाता है ये। ऐसा इसको ऐसे इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता सर बट ये फिर लेंस लॉ जैसा ही हो गया ना फिर तो। है। लेंस लेंस लॉ जैसे ही हो गया ना फिर तो सर ये। ये इसको ना एक फैराडे लॉ छोड़ के उसको लेंस लॉ कर दो, सॉरी ये लेंस लॉ, डायरेक्शन बता रहा ना ये लेंस लॉ ही हो गया। बाकी जो 2 फिनोमेना हमने सीखे थे, वो भी इससे एक्सप्लेन हो सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा, इसको आगे बढ़े हम लोग। यस सर। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है इंडक्शन मोटर। तो देखो जो हमारे जो पंखे हैं उसमें जो मोटर यूज होता है वो डीसी मोटर नहीं होता है ना? डीसी मोटर पढ़ा होगा क्लास 10th में, ऐसे कॉइल होती है, सॉफ्ट आयरन होता है, फिर वो क्या कहते हैं करंट के प्रेजेंस में घूमता है, ठीक है? जो पंखे में अलग तरह का मोटर होता है और जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसमें अलग तरह का मोटर होता है। तो डीसी मोटर जो पढ़ा है ना क्लास 10th में, वो एक्चुअली हमारे वॉशिंग मशीन में होता है, मिक्सर ग्राइंडर में होता है। और देखना वो जो डीसी मोटर होता है वो बल्की होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए वॉशिंग मशीन और ये सब जो मिक्सर ग्राइंडर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो जो पार्ट पुर्जा होता है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जो हमारे घर में जो पंखे होते हैं ना वो बहुत सालों साल तक चलते हैं, खराब नहीं होते। पंखे में मेरे को याद है एक पंखा था मैंने घर पे 25 साल चला था, ठीक है? खराब ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही पंखे होते हैं जो बहुत चलते हैं, और पंखों को तुम कभी खोल करके देखोगे ना अगर अंदर से, ठीक है? कुछ होता ही नहीं उसके अंदर। तो पंखे में क्या मिलेगा पता है? एक ऐसे रॉड होती है बस, सॉलिड मेटल की रॉड होगी। इसको ऐसे करके क्या करते हैं लोग, उसी को बोर्ड लगा देते हैं, बस खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके सोर्स होता है एसी का, ठीक है? 1 2 ऐसे क्या, जैसे
उस टाइप का होता है, मतलब ये क्या कहते हैं 360 डिग्री पे पड़ा होता है वो सोर्स। ए, बी, ठीक है, सी, डी, ई है। जैसे कैसे पंखे का होता है ना ऐसे करके 3 बेड, वैसे यहाँ पे एसी सोर्स होते हैं। अब क्या होता है देखो, देखो पहले क्या होगा, यहाँ पे एक मेटल है, यहाँ पे एसी करंट आएगा, यहाँ पे क्या होता है ये मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। यहाँ नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ पे उस समय साउथ पोल होगा। अब क्या होता है, तो पता है एसी करंट होती है तो एसी करंट क्या लगातार वो फ्लक्स वो करंट जो होती है पोलैरिटी चेंज करती रहती है, डायरेक्शन बदलती रहती है। अब क्या होता है, फिर स्विच कहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब उसके बाद क्या होगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये साउथ हो जाएगा। ऐसे करके क्या होता है, इस तरह से फिर ये नॉर्थ होगा, फिर ये साउथ हो जाएगा, फिर ये नॉर्थ होगा, फिर तो तुम समझो इस चीज़ को, अगर ऐसा करके पोलैरिटी चेंज होती रहती है, बिकॉज़ ये पूरा क्या हमारे घर में जो करंट आता है ना वो 3 फेज़ होता है वो। तो अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, तुम इतना समझ के चलो कि करंट जब आता है ना तो ऐसे करके चेंज होता है पोलैरिटी, ऐसा सेट किया रहता है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं तुमको लगता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है? क्योंकि पहले नॉर्थ था, साउथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी। फिर ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया। फिर क्या हुआ, अ, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, तो ऐसे चला जाएगा। तो लगातार देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, रोटेट करती है। अब कॉइल क्या चाहेगा, कॉइल ये चाहेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड अगर रोटेट कर रही है, तो ये चाहेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन रिलेटिव मोशन को अपोज़ करे। इस कॉइल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड गोल-गोल घूम रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे। कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। तो अब ये कॉइल क्या करेगा, अपने अंदर करंट पैदा करता है इन सच ए वे कि ये जो मोशन है ना मैग्नेटिक फील्ड का, इसको अपोज़ करे। तो ये क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज़ करने के लिए क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, कॉइल के तो मैग्नेटिक फील्ड इधर चेंज करी उस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रही है, कॉइल भी घूम रहा है, तो इससे क्या होगा, मोशन अपोज़ होगा और मोशन ऑफ जिसकी वजह से क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट कर, सीधी-सी बात है। ऐसे समझ सकते हैं जो मैंने अभी बताया था उस तरीके से। बाकी अगर तुम देखोगे तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि जब यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे एडी करंट बना के यहाँ भी नॉर्थ पोल होगा, तो नॉर्थ ने नॉर्थ को धक्का मारा, ये घूम जाएगा। फिर इसको इधर नॉर्थ मिलता है, फिर यहाँ नॉर्थ बनता है, फिर उस पे उसकी वजह से फ़ोर्स लगा, टॉर्क बनेगा, फिर घूम जाएगा। फिर इधर नॉर्थ होगा, फिर इधर में क्या कहते हैं बनेगा एडी करंट, फिर उसकी वजह से टॉर्क लगेगा, फिर घूम जाएगा। ऐसे करके क्या होता है, ये घूमता चला जाता है। ठीक है? तो तुम दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ। व्हेन सॉलिड metallic block is placed in rotating magnetic field, then एक मिनट इसको ऐसा लिखो, है ना, ये पॉइंट लिख दो। पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे है, फिर वो लिख देते हो, उसके बाद फिर इसको लिखना, ठीक है। इसके पहले एक लाइन लिखना है यहाँ पे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय, एक वर्ड इसमें थ्री फेज बाय एसी when solid magnetic field is rotating magnetic field, the block also
starts rotating in magnetic field. So oppose relative motion. This rotation is due to eddy current. ठीक है, अब वो ब्लॉक अगर रोटेट करेगा तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक के यहाँ पे ऐसे करके 3 पंख लगा देते हैं। ये हमारा पंखा तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, जो हमारे घर के पंखे होते हैं ना, वो इंडक्शन मोटर होते हैं। और इसलिए पता है, इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, खाली एक ब्लॉक होता है और वो एसी का सोर्स होता है, इसलिए पंखे काफी समय तक चलते हैं। हो गया क्लियर सबको? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, सर 1 सेकंड लिखना बाकी था। अब देखो ये हमारा क्या कहते हैं, अगर हम बात करें न्यूटन फिजिक्स की, तो न्यूटन फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट इज चैप्टर 11 भी खत्म हो गया पूरी तरह से। हो गया सर। ठीक है, तो चैप्टर 11 खत्म हो गया हमारा न्यूटन फिजिक्स से। इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। एक बार मैं थ्योरी करवा दूं इसी का, एग्जाम में क्या, स्कूल एग्जाम में मेनली क्या थ्योरी आती है। अब हम आते हैं हमारे नए चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 12 फॉर न्यूटन फिजिक्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर बात की जाए एनसीईआरटी की, तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6 में, अभी चैप्टर 7 इलेक्ट्रिक पावर मीटर, वो जो अपने घर के नीचे जो नहीं लगा होता है, वो क्या डिस्क टाइप का लगा होता है, शाइनिंग डिस्क होता है, उस पे भी जो रोटेशन होता है ना, वो बिकॉज ऑफ इसकी वजह से ही होता है, एसी करंट की वजह से ही। पंखा जैसे काम करता है ना, वैसे वो भी काम करता है। और मीटर घूमता है ना, उससे उससे वो लोग कितना बिल बन रहा है, ठीक है, कितना पावर कंज्यूमर, वो सब वहां से डिटरमाइन करते हैं। अभी देखो चैप्टर 12 एसी में, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है एसी जनरेटर। और न्यूटन फिजिक्स में चैप्टर 12 में दिया गया, नया चैप्टर में। एक्चुअली देखा जाए तो एसी जनरेटर जो होता है ना, ये एक लिंक हो गया हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और एसी करंट चैप्टर में। बिकॉज याद रखना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और एसी करंट, ये जो लिंक होता है ना इसके बीच का, ये क्या हो गया, एसी जनरेटर हो गया। ठीक है, ये लिंक क्या हो गया, एसी जनरेटर हो गया। तो हम लोग पहले एसी जनरेटर पढ़ते कि वो क्या होता है, ये इसके एंडिंग में पढ़ाया जाए या इसके बिगनिंग में पढ़ाया जाए, इसी का बात एक ही है। तो अभी पहले हमारा टॉपिक क्या है, एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसमें सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। इट इज ए डिवाइस used to produce
ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता होना चाहिए कि एक ऐसी करंट होती है जिसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। एक्चुअली अगर हम डीसी की बात करें ना, तो डीसी में क्या डायरेक्ट करंट था, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन जो था ना, ऐसे करके ड्रिफ्ट करता था। ऐसे तो ऐसे 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 गया, थोड़ा इधर खिसक गया, फिर थोड़ा गया, थोड़ा इधर और खिसक गया, थोड़ा और खिसक गया। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो था ड्रिफ्ट करता था। लेकिन एसी करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो मीन पोजीशन के बाद ऑसिलेट करता है, ऐसे करके ऑसिलेट करता है। और जैसे ही वो ऑसिलेट करेगा तो एटम से टकराएगा, आयन से टकराएगा, जिसकी वजह से हीट एनर्जी डेवलप होती है। ऐसा। अब क्या होता है देखो, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने पढ़ाया है कि अगर हमको कभी भी करंट चाहिए अगर, तो हम तीन चीज में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। या तो बी को चेंज करो, नहीं तो ए को चेंज करो, नहीं तो थीटा को चेंज करो। तो हमने एरिया का चेंज तो देखा ही है पीछे में, ऐसे रॉड वाला क्या था, एरिया का चेंज था। ठीक है। अगर मान लो ऐसे प्लेट है, एरिया कांस्टेंट है, और हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड को घटाया बढ़ाया, वो बी का चेंज हो जाएगा। अभी इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल का चेंज, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। व्हेन, इसमें क्या है, कॉइल, इसी को मैं एलोबरेट कर रहा हूँ, रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड flux, magnetic flux changes and EMF is produced in the coil. इसको नोट कर लो। थर्ड, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। पहले फटाफट दोनों पॉइंट नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया लिखा हुआ, आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा, अब आता है डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। इसलिए ये क्या है, एसी मैंने पढ़ा दिया एक्चुअली, एसी जनरेटर पहले ही, तो पता नहीं था वो जो मैंने पढ़ाया था ना, दो तरीके से, एवरेज ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, यही था वो।
वर्किंग वर्किंग का मैंने बता दी थी पहले ही। ऐसे करके नॉर्थ साउथ पोल होगा मैग्नेटिक, ये ऐसा कॉम मैग्नेट ये है। रिंग है ये। यहाँ पे रिंग S1, ये रिंग S2 होगा, ये ब्रश B1 होता है, ये ब्रश B2 होता है। ये चीज हमारा हो जाता है लोड या रजिस्टर, ठीक है। यहाँ से एक शाफ्ट लगा होता है, ये शाफ्ट ऐसा होता है, डंडा टाइप का हो गया बोल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा करके इस पे लगा दो 3 प्लेट, प्लेट लगा दो, ठीक है। इसके ऊपर हम उसको प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर लैब वाला देखा जाए तो इसको हाथ से घुमाओ, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े-बड़े होते हैं और इनका ये जो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हमको शाफ्ट के ऊपर जो डंडा लगा हुआ है, ये रखा जाता है जैसे ऊपर से मान लो कोई झरने से पानी गिरता है, उसके नीचे रख देगा। ये घूमेगा, ठीक है। तो घूमेगा तो इससे क्या होता है, अम, एक मिनट, ये थोड़ा-सा कोएक्सियल होता है ये। तो इनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए। ये एक्सिस सेम होनी चाहिए। ये घूमेगा, तो ये जब घूमेगा तो कॉइल भी घूमेगा। तो कॉइल घूमेगा, कॉइल इसके साथ अटैच होता है। कॉइल घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ पर। अब ये सर्किट क्लोज है, इस ईएमएफ से क्या बनेगा, करंट बनेगा। या नहीं तो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस लेते हैं और उसमें वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को वो लोग यूज़ करते हैं और पानी को गर्म करते हैं। पानी जब गर्म होगा ना, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो उस स्टीम को यूज़ किया जाता है, क्या कहते हैं, इसको रोटेट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जब ये रोटेट करेगा स्टीम के प्रेजेंस में, तो क्या कहते हैं, ये भी आर्मेचर भी रोटेट करेगा और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसको भी ऐसे कंप्लीट कर दो सर्किट को, ठीक है। तो इसमें मैं शॉर्ट भी लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादा कुछ बिकॉज़ डिस्क्रिप्शन जनरली कि एग्ज़ाम में आता नहीं है। एग्ज़ाम में इस पे आ जाएँगे, न्यूमेरिकल्स आ जाएँगे या वर्किंग पूछ लेगा। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर wound on soft iron core. This is called armature. ये जो पार्ट है ना एबीसीडी, इसको आर्मेचर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। एक्चुअली देखो कहीं पर भी अगर तुम देखो ना, तो हमेशा सॉफ्ट आयरन वो लोग यूज करते हैं। ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो ऐसी होती है। अभी जब चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे देखना लिखा होगा, कभी भी अगर इस पे तुम अगर सॉफ्ट आयरन को रखोगे ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये जो बाहर का फील्ड होता है ना, वो क्या होता है, सिमट करके इसके अंदर आ जाता है। ये जो दिख रहा है ना, 1 2 3 4 4 लाइन है, वो क्या हो गया, ऐसी हो जाएगी। इसके अंदर फील्ड क्या है, ज़्यादा पास होती है। तो अगर फील्ड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, टॉर्क भी ज़्यादा होगा ना, क्योंकि टॉर्क हो जाता है फील्ड इनटू एरिया। तो क्या कहते हैं, फ्लक्स क्या हो जाता है, फ्लक्स हो जाएगा फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। तो फील्ड अगर ज़्यादा होगा तो ईएमएफ ज़्यादा बनेगा ना, क्योंकि
क्योंकि फ्लक्स ऑब्वियस सी बात है आगे जाकर के देखोगे अगर ज़्यादा फील्ड इस पे से पास होगा तो ईएमएफ कैसा बनेगा? ज़्यादा बनेगा। क्योंकि वो याद है मैंने पढ़ाया भी था कि एक फ़ॉर्मूला पीछे पढ़ा पढ़ा था मैंने बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मैंने पढ़ाया था ईएमएफ के लिए। बिल्कुल यही यहाँ भी वही फ़ॉर्मूला आएगा। बोलोगे सर एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा अगर फ़ील्ड होगा इसमें तो ईएमएफ ज़्यादा बनता है ऐसा। इसलिए वो लोग सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। आगे ऐसे सब्सटेंस जो जिसके अंदर फ़ील्ड ज़्यादा हो जाता है ना उसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दिस इज़ कॉल्ड आर्मेचर। द आर्मेचर द आर्मेचर rotates in magnetic field. Wires from armature are connected to slip rings S1 and S2. ठीक है, उसका स्लिप रिंग्स का नाम स्लिप रिंग्स क्यों दिया गया है? क्योंकि स्लिप करती है किसके अगेंस्ट? ब्रशेस के अगेंस्ट। ये जब घूमेगा आर्मेचर घूमेगा तो ये रिंग भी घूमती है। ठीक है, रिंग्स रिंग स्टेशनरी नहीं होती है। अब अगर मान लो यहाँ पे इस 2 पॉइंट के क्रॉस अगर मान लो ईएमएफ बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? ईएमएफ अगर इस 2 पॉइंट के क्रॉस बन रहा है, तो उस ईएमएफ से करंट बनेगा। ये पूरा समझ लो ना, ये जो पूरा पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ ना इसको ना मैं थोड़ा-सा ऐसे दिखाऊँ अगर, इसको मैं डिलीट मार दूँगा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जो पार्ट पूरा दिख रहा है ना, ये समझ लो एक पूरा एक तरह का ये बैटरी है, ये पूरा। ये पूरा घूम रहा है और ये अब यहाँ पे मान लो अगर वोल्टेज क्रिएट होगा, तो ये वोल्टेज पास भी होना चाहिए। अब सोचो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ब्रश के बदले यूज़ कर दिया होता मेटल का पीस, तो मेटल का पीस ऐसे क्या वो कड़ा होता ना वो स्लिप रिंग को घूमने ही नहीं देगा वो। अगर घूमेगा नहीं तब ये कैसे काम होगा, तब ईएमएफ कैसे बनेगा? लेकिन ब्रश क्या होता है, कार्बन के ब्रशेज़ होते हैं वो, ये इसको अलाउ करता है घूमने के लिए भी और कनेक्शन भी बना रहता है। जैसे मान लो अब सुबह तुम ब्रश करते हो, सुबह ब्रश करने के लिए हम क्या करते हैं? हम थोड़ी ना क्या कहते हैं कोई ब्रश करने के लिए हमारे पास वो ब्रश जो ब्रिसल्स होते हैं, वो दाँत के कॉन्टैक्ट पे भी रहते हैं और वो आगे भी मूव कर सकते हैं, है ना? यहाँ भी सेम चीज़ है वैसे ही जैसे ब्रश होता है दाँत साफ करने वाला, वैसे ये यहाँ पर भी ब्रश होता है, ब्रिसल्स होते हैं अ, सर्किट भी कनेक्टेड रहता है और घूमने के लिए भी अलाउ करता है ये, ऐसा। Connected to slip rings, full stop. These slip rings move against the carbon brush. नोट करते जाना सब कोई, ठीक है? मूव अगेंस्ट द कार्बन ब्रश। देखो मैं सही कह रहा हूँ, अभी स्कूल अब चालू होने वाला ऑफलाइन, मैं सबके नोट्स चेक करूँगा। नहीं नोट्स लिखे होंगे मैं सीधे घर फ़ोन कर दूँगा, याद रखना। नोट्स मेरे को पूरे कंप्लीट चाहिए। तुम्हें अगर बोर्ड एग्ज़ाम में तुमको स्कोर करना है ना, तुम्हारे पास तुम्हारा नोट्स परफेक्ट लिखा होना चाहिए। तुम अगर सोचो कि मैं किसी और का नोट्स कॉपी मार के लिख लूँ, पता उससे कभी फ़ायदा नहीं होगा। This slope against the carbon brushes, ठीक है? Full stop. The carbon brushes complete the electric circuit and allow
the slip rings to rotate as well, to rotate, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर है, मान लो रेजिस्टेंस आर is connected to use electric energy produced। तो प्रोड्यूस कर देना, ठीक है। ये इसका हो गया डिस्क्रिप्शन एंड टैग। एक और लाइन लिख सकते हो यहाँ पे ऐड करके, द आर्मेचर is rotated by wind, waterfall or steam produced by nuclear energy, ठीक है। सर वो लास्ट लाइन में क्या लिखा है? रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड is connected to use electrical energy produced। अब बल्ब लगा दो यहाँ पे, पंखा लगा दो यहाँ पे, कोई भी चीज है तो यहाँ पे लगा देना, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। एक काम करना ना, ये जो पॉइंट लिखा ना मैंने तरीके से यहाँ पे अगर लिख दो ना तो ज्यादा सेट बैठेगा। द आर्मेचर रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द आर्मेचर इज रोटेटेड बाय, ये जो पॉइंट है ना अगर वो यहाँ पे लिख दोगे ना तो बेस्ट बैठ जाएगा। ओके लिखा होगा। यस सर। नो सर। डन सर। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें, वर्किंग। वर्किंग एक्चुअली यहाँ पे क्या बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है। वर्किंग में सीधे से एक ही चीज लिख देना, व्हेन कॉइल रोटेट्स magnetic flux changes
ईएमएफ। इसको ऐसा लिखा जाएगा फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज दैट डी फाई बाई डी टी हो जाएगा डी बी ए, थीटा को क्या ले सकते हैं ओमेगा टी बाय डी टी, ये हो जाएगा माइनस ई इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस ईएमएफ होता है ना, बी ए बाहर निकाल दो, ओमेगा को बाहर निकाल दो, कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस कट जाएगा, इसमें क्या ई हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इम्प्लाइज अगर ई को हमें डिवाइड कर दिया करंट के साथ तो बी ए ओमेगा बाय रेजिस्टेंस साइन ओमेगा टी, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस हो जाता है आई इक्वल्स टू आई नॉट, इसको लिख सकते हैं बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा बाय आर साइन ओमेगा, ठीक है। पुरानी बातें रिपीट की गई है। मैक्सिमम ईएमएफ इक्वल्स टू हो जाएगा बी ए ओमेगा इक्वल्स टू ई नॉट इक्वल्स टू बी ए ओमेगा, एंड मैक्सिमम करंट इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू बी ए ओमेगा बाय आर, ठीक है। या फॉर दिस इम्प्लाइज क्या ले सकते हैं ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा, इसको नोट कर मैक्सिमम ईएमएफ ये हो जाएगा, मैक्सिमम करंट ये हो जाएगा। कोई नई चीज तो हमने कुछ नहीं सीखी है, ठीक है। भाई पुरानी चीज है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, करने का तो तीसरा तरीका था एंगल को चेंज करके, वही चीज तो रिपीट हो रही है, बस वही है। थोड़ा सा सिस्टम देख लिया हमने कि कैसे प्रैक्टिकल, मतलब एसी जनरेटर क्या हो गया, प्रैक्टिकल तरीका हो गया कि हम कैसे करंट को यूज कर सकते हैं, कैसे ईएमएफ को यूज कर सकते हैं, स्लिप रिंग लगा करके, ब्रश को लगा करके, बाकी है तो पुरानी चीज ही है। हो गया लिखा हुआ। हाँ सर। अच्छा, इसके बाद ग्राफ आता है इसमें, ग्राफ आ जाएगा हमारा वोल्टेज और टाइम का। ये v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे साइन आ रहा है, ये बिल्कुल से ग्राफ अगर ध्यान से देखा जाए ना तो क्लास 11th का एक चैप्टर था एसएचएम, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बिल्कुल वही उसी कदम से डिट्टो यहाँ पे कॉपी है।
देखो ई साइन ओमेगा टी ऐसा हो गया, बी इक्वल टू बी नॉट, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नॉट, ये ई नॉट हो जाएगा प्लस, या ई नॉट हो जाएगा माइनस। और करंट का अगर ग्राफ अगर देखिए हम लोग, तो इसका भी ऐसा ही जाएगा। समझ लो ये जो यही जो करंट है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो चेंज करता है, करंट का डायरेक्शन चेंज करता है पीरियोडिकली, और वैल्यू चेंज करती है कंटिन्यूअसली। ऑल्टरनेट मतलब पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो ये जो करंट होता है ना, ये इसी को यही करंट कहलाता है, एसी करंट। इसलिए देखो एसी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो बीच का चैप्टर होता है वो जो बीच का टॉपिक होता है वो होता है ऑल्टरनेटिंग एसी जनरेटर होता है। ठीक है, एक्चुअली में पता होता क्या इसमें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ये ईटी ग्राफ हो गया, आईटी ग्राफ हो गया। एक्चुअली जब हम लोग मान लो जब ऐसा सेटअप यूज करते हैं ना इस तरह से, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना रेजिस्टर में, उनका क्या होता है देखो, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस तरह से करके वो ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो ना रजिस्टर में वो इधर जाएंगे, फिर वो इधर जाके इधर आते हैं, फिर वो ऐसे जाएंगे एक्सट्रीम पर, फिर वो मीन पे आते हैं। मतलब एक दो एक्सट्रीम के बीच में वो ऑसिलेट करते हैं, एसएचएम करते हैं। और देखो बिल्कुल से आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई टी क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट। आई टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखा जाए तो ये क्या इलेक्ट्रॉन, ये करंट है, ये चार्ज का क्या हो गया, मोशन हो गया। तो चार्ज के मोशन ये तो करंट कहलाता है। तो बिल्कुल से देखो जैसे पार्टिकल का मोशन एसएचएम होता है, वैसे यहाँ पे चार्ज का मोशन क्या होता है, एसएचएम। देखो इक्वेशन मैच करके देखो, पहले इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर वो इधर आता है, फिर वो इधर जाएगा, फिर वो मीन पे आता है, ऐसे करके मीन पोजीशन के अबाउट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक जैसे सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, इधर फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट का फॉर्मूला था आई इक्वल टू एन ई ए वी टी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी मीन पर, और एक्सट्रीम पे जाकर के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहाँ पर भी आके जीरो हो जाएगी। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो करंट हमको मैक्सिमम मिलेगी। और जब ये यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, तो करंट हमको कैसी मिलेगी, जीरो मिलेगी। जब ये यहाँ पर होगा तो हमें वेलोसिटी कैसी मिलेगी, जीरो मिलेगी, करंट जीरो हो जाएगा। तो मान लो अगर शुरुआत में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो मैंने देखा तो यहाँ पर देखो करंट कैसी है, जीरो। फिर ये एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो देखो करंट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो डायरेक्शन यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ पे ए से जा रहा है करंट, कहाँ, बी पर। ये इसका मीन पोजीशन है, ए से जाएगा पहले मीन पर, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर यहाँ पे से क्या होता है, ये करंट और आगे, चार्ज पार्टिकल और आगे जाएगा, तो डायरेक्शन तो अभी भी राइट ही है, तो पॉजिटिव करंट रहेगा। देखो करंट कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन बी पे आके क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, करंट भी जीरो हो जाएगी। फिर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बदल जाता है, बी से एम पे आएगा। बी अब करंट इधर से इधर आ रहा है ना, ठीक है, अब नेगेटिव हो जाएगा, एम पे आके फिर से करंट मैक्सिमम हो जाएगी, तो नेगेटिव करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर ये यहाँ से ए पे आएगा, करंट फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ऐसे करके जो चार्ज होते हैं ना वो ऑसिलेट करते, एसएचएम करते अबाउट द मीन पोजीशन। और इनको एसएचएम कौन करवा रहा है, इनको एसएचएम एसी का सोर्स करवा रहा है। इसीलिए अगर मान लो ये एक सेकंड में हमारे घर पे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो हमारे घर पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर में, वो ऑसिलेट करते हैं बट 50 टाइम्स इन 1 सेकंड। देखना वहां पे लिखा रहता है, क्या कहते हैं, पावर, और नीचे में मीटर बोर्ड पे कि यहाँ पे इसके तो 50 हर्ट्ज का है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन 50 बार ऑसिलेट करते हैं एक सेकंड में। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं 50 टाइम्स, ऑसिलेट करते हैं कितने, 1 सेकंड में। अगर 50 टाइम्स अगर ऑसिलेट करते हैं 1 सेकंड में,
तो हम ऐसा बोलेंगे कि 50 टाइम्स ऑसिलेट करते हैं ना, उसके पीछे कारण ये होता है कि ये जो कॉइल है ना, ये घूमेगा 50 बार 1 सेकंड में। ये कॉइल घूमेगा 50 बार 1 सेकंड में, तो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी घूमेंगे, ऑसिलेट करते हैं 50 बार 1 सेकंड में ऑसिलेट करते हैं। इसलिए तो कितनी बार यहाँ पे ऑसिलेट करेंगे वो कंट्रोल यहाँ से होता है। इसलिए देखो हमारे घर में अगर 50 हर्ट्ज अगर इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशंस होते हैं, तो जो पावर हाउस से जो करंट सप्लाई होती है, तो वहाँ का जो जनरेटर होता है उसका कॉइल घूमता है 1 सेकंड में 50 बार, इसलिए 50 हर्ट्ज का होता है। अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज का होता है, अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग वो का होता है। तो 60 हर्ट्ज का मतलब वहाँ का कॉइल को घुमाया जाता है, 60 टाइम्स घुमाया जाता है 1 सेकंड। ठीक है? तो आई थिंक ये तुम कनेक्ट कर पा रहे हो ना? कैसे देखो हम लोग देखो मेन चीज़ पता है यहाँ पे क्या तुमको समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ किस सीक्वेंस में रहे हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि वो हमारे हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बिना हमारे घर में बिजली आ ही नहीं सकती है। फिर तुमने उसको पूरा डिटेल में सीखा और फिर तुमने सीखा कि एसी जनरेटर क्या होता है, ठीक है? वो सीखा। फिर एसी जनरेटर से हमने अब हम आ रहे हैं नए टॉपिक पे जिसको हम लोग कहते हैं एसी करंट। उसका सोर्स होता है एसी जनरेटर। अब वो एसी करंट कैसे बनती है? उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे डिसाइड होती है, उसपे करंट अगर हमको ऊपर-नीचे होती है, डायरेक्शन चेंज होता है तो वो कैसे होता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कौन कंट्रोल करता है? एसी जनरेटर करता है। तो ये सब हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कितनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। चलो, आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। देखो नेक्स्ट क्लास में आईएससी बोर्ड वाले का चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू चलेगा क्योंकि उनका उनका चैप्टर 12 स्टार्ट हो गया है और जो सीबीएसई वाले बच्चे उनका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना? बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir.